Hello everyone, welcome again to online session of Manulaw classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you the important topics of current legal GK of नवंबर 2024। तो नवंबर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करंट लीगल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये केस है। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की गई जिसमें कि जो हमारे जो वर्ड्स यूज किए गए थे या इनकॉर्पोरेट किए गए थे प्रियम्बल में, जिसमें एक था सेक्युलर और सोशलिस्ट और एक वर्ड था यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया कि ये कहा गया कि ये जो अमेंडमेंट आया था इन वर्डों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो चैलेंज का ग्राउंड ये था कि उस समय देश में इमरजेंसी थी और इसलिए एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं था उस समय पर, इसलिए जो वर्ड्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इसलिए इन वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाना चाहिए। दिस वाज द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर, या इन ग्राउंड्स पर इन वर्ड्स को चैलेंज किया गया। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटिशन को डिसमिस किया और ये कहा कि जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं वो एप्रोप्रिएट हैं और वो जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। अब इंटीग्रल पार्ट का मतलब है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में भी यही डिसीजन दिया था। अब हम कुछ आगे देख लेते हैं। अब अगर हम इसमें देखें की ऑब्जर्वेशन में, the terms socialist and secular are integral to the preamble and have been widely accepted with the no impact on the legislature or policy। तो उन्होंने कहा गया, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो वर्ड्स हैं ये प्रियम्बल का एक इंटीग्रल पार्ट है और इनका किसी भी तरह से जो पॉलिसीज हैं हमारे देश की उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम वर्ड समझ लेते हैं, सेक्युलर और जो सोशलिस्ट है उनका क्या क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर पॉइंट होता है, सेक्युलर का मतलब ये होता है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता और स्टेट ना तो किसी रिलीजन को प्रमोट करता है और ना ही किसी रिलीजन को डिमोट करता है। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि सरकार जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट को सारी पॉलिसीज इसको लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, यानी कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी लोगों के वेलफेयर के लिए होगी। इसीलिए जो वर्ड है वो सोशलिस्ट यहाँ पर यूज किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अब कोई पॉइंट नहीं है कि आप इतने समय बाद यानी कि 44 ईयर्स बाद जो है आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं माना जाएगा, इसी ग्राउंड पर पेटिशन को खारिज कर दिया गया। अब हम दूसरी न्यूज पर आते हैं, टॉपिक द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है, इट वाज स्टार्टेड बाय द यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। और इसका पर्पज ये है कि देखिए जो हमारे देश में जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी शादी अगर हम जल्दी कर देते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल है वो निखर के नहीं आएगी, जिससे क्या होगा कि उनका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और ना ही उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो देश के डेवलपमेंट में हो पाएगा। अब इस स्कीम के द्वारा इन जो कंसर्न स्टेट हैं, ये 7 स्टेट्स हैं, इनको फोकस किया गया है। पहला है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका पर्पज क्या है कि जो चाइल्ड मैरिज होती हैं उनका बाल विवाह जो लड़कियों का होता है उसको 5% लाना, कहां, बिलो 5% लाना 2029 तक, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। और ये जो है पर्टिकुलरली उन 300 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा काम करेगा जहां की चाइल्ड विवाह बच्चों का या बच्चियों का ज्यादा होता है। अब पॉइंट ये है कि ये बात की गई कि जो हमारे देश में एक यूनिवर्सल एज होनी चाहिए लड़की की शादी की, जो कि 18 होनी चाहिए और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब एक्सेप्शन अगर हम देखें तो देखिएगा जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं वहां पर जो शादी की एज है वो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी पर डिपेंड करती है और जो जनरली क्या होती है 14 to 15 ईयर्स में फॉल करती है। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहां पर एज 18 ही दी गई है। अभी ये भी एक प्रपोजल चल रहा है कि लड़का और लड़की की दोनों की एज 21 साल होनी चाहिए शादी की, बट वो अभी बिल है, वो एक्ट नहीं बना है, तो हम उसको एक कानून की तरह नहीं मान सकते। अब हम आते हैं अपनी
नेक्स्ट न्यूज पर। और फिर इसी का एक पार्ट है कि इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या हेल्थ पॉलिसी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जोड़कर देखा जाए, और जिसमें क्या है कि बहुत इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिसमें जैसे कि नारी अदालत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको करना। दूसरी बात है, इंडिया के इस एफर्ट की वजह से 2006 में जो बाल विवाह होते थे वो 47.4% होते थे ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, और अब ये हो गए हैं 23.3% इन 2029 एंड 21। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स फॉर रिजर्वेशंस बेनिफिट। अब इस केस में क्या हुआ कि एक फीमेल ने जो कि क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग करती थी, उसने अपने धर्म को चेंज किया और हिंदू धर्म को अपनाया, और उसके आधार पर एससी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, और उस कास्ट सर्टिफिकेट को वो कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए यूज करना चाहती थी। लेकिन जब उनकी शिकायत हुई तो कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई इस तरह से करना जो है इट अमाउंट्स टू फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वैसे तो जो राइट टू रिलीजन है ये हमारा देश में एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 25 से 28 तक ये राइट दिया गया है, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो अपने धर्म को चेंज कर सकता है। लेकिन चेंज करने के लिए एक लॉजिकल और लीगल रीजन ये होना चाहिए कि उसका उस धर्म में विश्वास हो। लेकिन इस केस में ये पाया गया कि वो जो गर्ल है, जो कंसर्न गर्ल है इस केस में या फीमेल है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, लेकिन उसने ये रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए इसको बनवाया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये फ्रॉड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट विल आल्सो अमाउंट द फ्रॉड अपॉन द सोसाइटी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इटालियन सीनेट डिक्लेयर सरोगेसी अ यूनिवर्सल क्राइम। तो इटली में एक कानून पास हुआ है जिसमें कि सरोगेसी को एक यूनिवर्सल क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया है, और इसकी जो इक्वेशन की गई है, यानी कि इसको ऐसे माना जाएगा जैसे कि ये एक जीनोसाइड का क्राइम है। तो जीनोसाइड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के बहुत सारे लोगों को मार देना। अब अगर हम इसका ग्लोबल लीगल अप्रोच देखें तो ग्रीस में ये परमिट है, नॉन कमर्शियल सरोगेसी ही परमिटेड है। मतलब क्या है कि आप पैसे देकर सरोगेट मदर को नहीं खरीद सकते या पैसे देकर उसको इस प्रकार का लालच नहीं दे सकते। अब ग्रीस में यह भी प्रोविजन है कि जो कि बच्चा पैदा होगा सरोगेसी के थ्रू, उसके इंटेंडेड पेरेंट्स को पेरेंटहुड भी मिलेगी। कैलिफोर्निया में ये कमर्शियल सरोगेसी अलाउड है विद फाइनेंशियल कंपेंसेशन फॉर द सरोगेट, यानी कि जो सरोगेट होती है उसको फाइनेंशियल कंपेंसेशन भी दिया जाता है। थर्ड है हमारा फ्रांस, और अगर जर्मनी की बात हम करें तो यहाँ पर सरोगेसी पर बैन है बट एनेबल लीगल कनेक्शन थ्रू द एडॉप्शन। तो यानी कि वहां आप सरोगेसी के द्वारा बच्चे पैदा नहीं करा सकते, लेकिन आप एडॉप्शन के द्वारा किसी बच्चे को गोद ले सकते हो। यूके में surrogates are initially legal parents with a simplified process for transferring parenthood to intended parents। तो यहाँ पर सरोगेसी यूके में लीगल है, और जो पर्सन होते हैं इंटेंडेड पेरेंट्स होते हैं उनको पेरेंटहुड के राइट भी दिए जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी न्यूज पर। इंडिया साइन रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। तो इंडिया ने जो है रियाद लॉ डिजाइन ट्रीटी साइन किया है, और इसका मतलब ये है, ये इसको अडॉप्ट किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको वाइपो भी हम बोलते हैं, और इस पे 2 डिकेड्स का यानी कि अराउंड 20 साल का डिस्कशन हुआ है। अब इसके फायदे क्या होंगे? तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो डिजाइन लॉ होता है, यानी कि किसी भी तरह का डिजाइन, सपोज दैट मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, और मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट का डिजाइन है उस पर अगर मैंने उस डिजाइन को रजिस्टर्ड करा रखा है अपनी कंपनी के नाम से, तो उसको कोई भी दूसरा नहीं ले सकता, और अगर कोई दूसरा लेगा तो मैं उस पर्सन के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेकर आ सकता हूं। तो पहला क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। अब इसको रजिस्टर कराने का जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई होगा और क्रूशियल नहीं होगा या बहुत ही टेक्निकल नहीं होगा। सेकंड है स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, सिंप्लीफाइड रिकॉर्डिंग असाइनमेंट्स, लाइसेंस एंड फाइलिंग मल्टीपल डिजाइन्स इन द वन एप्लीकेशन, यानी कि आप एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे डिजाइन को अपने नाम पर रजिस्टर करा सकते हैं। थर्ड है हमारा डिजिटल सिस्टम।
It encourages adopting electronic system for managing industrial design and sharing priority document online. तो यानी कि ये सारे काम आप जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है ये एक ऑनलाइन आप करा सकते हैं. ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और उनका वेरिफिकेशन या अदर जो लीगल प्रोसीजर्स है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा. तो ये हमने किया. इसका इंपैक्ट क्या होगा? एंश्योर फेयर एक्सेस टू आईपी प्रोटेक्शन. दूसरा क्या है? फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. तो यानी कि इस ट्रीटी को साइन करने से एक तो जो फेयर एक्सेस हो जाएगा, यानी कि वहां पर किसी प्रकार की करप्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का करप्शन नहीं होगा. और दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर इससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी और ज्यादा आएगी. So dear students, I have discussed all the important news of this current legal GK of the month November 2024. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.